इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायो-सावर्त लॉ। इसमें हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर उस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में लिखने के बाद हम देखेंगे करंट एलिमेंट का मतलब क्या है, उसे समझेंगे और फिर उससे देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी। तो इसे हम डायग्राम बनाकर समझाएंगे, तब देखेंगे कि कब मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगा। यहाँ कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर करंट एलिमेंट के लिए कब मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा और कब उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो बायो-सावर्त लॉ का स्टेटमेंट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड dB इज प्रोपोर्शनल टू द करंट I, द करंट लेंथ dl एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस r. इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग dl एंड r. ये बायो-सावर्त लॉ करता क्या है, अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको देगा ये। मतलब हमारे पास अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है इस तरीके से और उसका हम स्मॉल एलिमेंट ले लें, इसे हम कहें कि ये dl है और इसमें करंट का फ्लो हो रहा है I, इससे r डिस्टेंस पर अगर हम क्या निकालना चाहें, मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें यहाँ पर r डिस्टेंस पर, तो ये बायो-सावर्त लॉ के हिसाब से क्या होगा, B प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, उस करंट के प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि करंट अगर डबल करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डबल हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और B प्रोपोर्शनल टू उस करंट एलिमेंट dl के प्रोपोर्शनल होगा। करंट एलिमेंट लेने का मतलब ये है कि अभी ये कर्व बना हुआ है, तो अभी हमें चूँकि एंगल भी चाहिए होगा तो इससे एंगल नहीं निकल सकता। जब dl हम लेंगे यानी कि इन्फाइनेटली स्मॉल करंट एलिमेंट लेंगे तब वो एक लाइन बनेगा, या हम उसे वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा B प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1/r² के। तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि ये प्रोपोर्शनल टू करंट I है और करंट लेंथ dl है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस r है। तो ये तीन चीज़ों के प्रोपोर्शनल होगा। इसके अलावा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये कह रहे हैं डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग dl एंड r। अब dl किस तरफ है, dl देखिए ऐसे है, dl ऐसे है, आइडियल इस तरफ होगा और r यहाँ से पोजीशन करने वाला ये वेक्टर है r, जो p पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। ये कह रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो ये दोनों किस प्लेन में है, इस समय इस स्क्रीन के प्लेन में है, जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन है उसके प्लेन में है, इसके परपेंडिकुलर। तो या तो b की डायरेक्शन ऐसे होगी बाहर की तरफ, या इसकी B की डायरेक्शन यहाँ अंदर की तरफ होगी, जो अभी वेक्टर से जब इसे समझाएंगे तब इसे हम समझ सकते। तो इस तरीके से हमने इस स्टेटमेंट को समझा कि ये प्रोपोर्शनल टू I है, प्रोपोर्शनल dl है और प्रोपोर्शनल टू 1/r² है और B की डायरेक्शन I और dl के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। इसे हम वेक्टर फॉर्म में इस ढंग से कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक करंट एलिमेंट उसे कह सकते हैं IDL एट ए पॉइंट P whose पोजीशन वेक्टर इज R वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा उसे हम कहेंगे dB। तो dB को यहाँ लिख सकते हैं, तो dB कितना होगा, ये होगा μ0/4π IDL क्रॉस r⁻r²। या इसे हम ये r⁻ को अगर r वेक्टर बनाना चाहें तो इस तरीके से बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं dB इक्वल टू μ0/4π IDL क्रॉस r/r³। यहाँ देखिए μ0 क्या है, μ0 है परमिएबिलिटी कांस्टेंट। और μ0/4π की वैल्यू रहती है कितनी, ये होती 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर मीटर। इस तरीके से
ये मैग्नेटिक फील्ड आपका निकल जाएगा। इसे हम डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए डायग्राम, मान लीजिए कोई यहाँ करंट कैरिंग कंडक्टर है इस तरीके से, और इसमें करंट का फ्लो हो रहा है इस तरफ। अब चूंकि स्ट्रेट कंडक्टर नहीं है, तो यहाँ हम स्ट्रेट कंडक्टर नहीं होने की वजह से इसे वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो हम इसमें इसका एक इनफाइनाइटेसिमल पार्ट लेंगे जिसका साइज इनफाइनाइटली स्मॉल होगा। तो इनफाइनाइटली स्मॉल पीस को कट करने की वजह से वो क्या हो जाएगा, एक लाइन हो जाएगी, और लाइन को हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। हम यहाँ थोड़ा सा इसे बड़ा करके दिखाएंगे, लेकिन एक्चुअली इनफाइनाइटली स्मॉल पीस है। तो ये एक्चुअली हमारे पास पीस हुआ जिसकी लेंथ कितनी है, जिसकी लेंथ है dl, और इसे हम कहेंगे क्या, ये हमारे पास एक वेक्टर हो गया। तो इसको हमने i से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास क्या हुआ। यहाँ करंट को भी ऐसे लिख लेते हैं स्मॉल आई, क्योंकि हर जगह स्मॉल आई है तो यहाँ स्मॉल आई कह देते हैं। तो ये आपका स्मॉल आई है, और ये क्या हुआ, ये आपका आई dl हुआ। और dl पर हमें क्या लगा सकते हैं, वेक्टर का साइन लगा सकते हैं। इस स्मॉल एलिमेंट से हमें क्या चाहिए, हमें r पोजीशन वेक्टर पर। तो यहाँ से अगर r पोजीशन वेक्टर बनाएंगे तो ये आपका r पोजीशन वेक्टर हुआ, और ये पॉइंट P हुआ। इस पॉइंट P पर हमें क्या निकालना, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालने के लिए देखिए, जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो ये हो जाएगा। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा, और r का जो मैग्नीट्यूड होगा वो नीचे से कट जाएगा, ये हो जाएगा r²। अब साइन थीटा, ये थीटा किस में है, dl और r के बीच में एंगल है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो एंगल है ये आपका थीटा है। इसके और इसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करके बना दूँ तो बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूँ। तो ये है आई dl, इसे मैं कह देता हूँ क्या, ये है आई dl वेक्टर, और यहाँ से इस P पोजीशन वेक्टर ये है, इसका पोजीशन वेक्टर है r पोजीशन वेक्टर। ये एंगल है कितना, ये एंगल है थीटा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या निकालना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो इससे इसकी डायरेक्शन पता चलेगी। हमें क्या चाहिए, dl क्रॉस r, आई dl क्रॉस r। आई dl क्रॉस r का मतलब हमें क्या करना होगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम यहाँ पर एक स्क्रू रखेंगे, उस स्क्रू को रोटेट करेंगे आई dl क्रॉस r, यानी कि आई dl से r की तरफ। तो राइट हैंडेड स्क्रू होगा, तो स्क्रू रूल से हम B की डायरेक्शन निकाल देंगे। तो जब हम यहाँ पर स्क्रू रखेंगे जो कि परपेंडिकुलर टू स्क्रीन होगा, तो जब हम इसे इस तरफ से इस तरफ घुमाएंगे तो स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा या टाइट होगा। तो हम कह सकते हैं B किस तरफ होगा, तो B की डायरेक्शन आपकी ये आ जाएगी, जो कि dl और r का क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी कि इनटू द प्लेन ऑफ दिस पेपर या इनटू द प्लेन ऑफ दिस स्क्रीन। तो आपके जो स्क्रीन है उसके अंदर की तरफ B की डायरेक्शन होगी। अगर मैं कहूँ कि यहाँ मुझे ये निकालना है, अगर डायरेक्शन यहाँ है r वेक्टर, तो क्या होगा, ये इस तरीके से होगा। तो इसमें यहाँ पर जो डायरेक्शन आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, यानी कि आउट ऑफ द प्लेन। यहाँ डायरेक्शन आएगी इनटू द प्लेन। इसे थोड़ा सा डायरेक्शन को और समझने के लिए आगे समझते हैं। इसे ऐसे कह सकते हैं कि अगर मेरे पास स्ट्रेट कंडक्टर है, यहाँ देखिए, और इससे मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये आई dl तो ऐसे होगा और ये r ऐसे होगा। तो यहाँ ये आई dl है और ये r वेक्टर है। तो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो होगी आउट ऑफ द स्क्रीन या इनटू द स्क्रीन। तो अब हम आई dl से r की तरफ स्क्रू को घुमाएंगे तो स्क्रू अंदर जाएगा, तो यहाँ जो डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की वो अंदर की तरफ। और अगर मैं r को यहाँ से यहाँ तक लूँ ऐसे, तो ये जो यहाँ डायरेक्शन आएगी ये आएगी आउट ऑफ द पेपर। इसे मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि यहाँ जो लाइन है वो एक्चुअली यहाँ से बाहर आ रही, यहाँ से अंदर की तरफ जा रही। अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पर लूँगा, इसके ऊपर लूँगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, वो राइट की साइड में आएगा, और इसके नीचे लूँगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, लेफ़्ट की साइड में आएगा। या इस डायग्राम को फिर से दूसरे ढंग से बना देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अगर हमारे पास ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो अगर हमारे पास ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें I करंट का फ्लो हो रहा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ये एक्चुअली आपको एक सर्कुलर की तरह रोटेट करता हुआ सा दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हमने डायरेक्शन को भी समझ लिया है। अब हम देखते हैं कब मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा।
देखिए अगर आपके पास ये करंट एलिमेंट है तो इसे मैं कहूँगा IDL, और इससे R डिस्टेंस पर या इससे R पोजीशन वेक्टर पर ये आपका पॉइंट है जिसे मैं कहूँगा P है। तो ये इसका एंगल बना रहा है कितना, थीटा। तो यहाँ पोजीशन वेक्टर है R, तो इन दोनों के एंगल पर डिपेंड करेगा कब ये जीरो है। अगर मैं एक पॉइंट यहाँ ले लूँ, इसी की डायरेक्शन में एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ P, या इसी की डायरेक्शन के अपोजिट एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ ये P, और इससे 90 डिग्री वाले एंगल पर यहाँ एक डायरेक्ट यहाँ लेता हूँ, इसे मैं कहता हूँ P। तो देखिए उतने ही डिस्टेंस पर अगर मैं 3 पॉइंट लेता हूँ, इसे मैं कहूँ P1, इसे कहूँ P2 और इसे कहूँ P3। तो जो P1 पॉइंट है उसमें थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो ये मैक्सिमम फील्ड देगा। बट P2 और में एंगल कितना है, ये देखिए यहाँ से मिलाने वाला R वेक्टर इस तरफ, ये भी इस तरफ, ये थीटा कितना है, ये है 0 डिग्री। तो जब थीटा 0 डिग्री होगा तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ DB कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। P3 में कितना होगा, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये साइन 180 भी 0 होगा, तो DB कितना हो जाएगा, 0 होगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि अगर जो करंट एलिमेंट है उसकी एक्सिस के अलोंग जहाँ भी आप मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो वह मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। तो इस तरीके से हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमारा कंडक्टर कैसा है, स्ट्रेट कंडक्टर है, अगर हमारा ये कंडक्टर स्ट्रेट है और इसमें करंट का फ्लो हो रहा है I, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड इसकी एक्सिस पर यहाँ कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड आप निकालेंगे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा, B की वैल्यू। ऐसे ही नीचे भी अगर आप कहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये 0 होगा। इस तरफ हर तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ B होगा, यहाँ भी B होगा, यहाँ भी B होगा। और अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसी डिस्टेंस पर सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड तब होगा जब ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इस तरीके से हमने यह बायो-सावर्ट लॉ और मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन और कब ये 0 होगा, इन सब चीज़ों को समझ लिया। थैंक यू।